सरहद के उस पार में खुशामदीद, स्वागत। दोस्तों, आज प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक सवाल के साथ। ये सवाल मैं बशानी साहब से भी पूछूँगा और आपसे भी पूछूँगा। आपने इन ऑल ऑनेस्टी पूरी ईमानदारी के साथ इसका जवाब देना है। बशानी साहब, सामंत गोयल नाम का एक इंसान है। क्या आप उसे जानते हैं या ये नाम आपने कभी सुना है? जानता तो नहीं हूँ, लेकिन नाम तो सुना है और बहुत दफा सुना है। अच्छा, बताएँ कौन है? आपने किस कॉन्टेक्स्ट में नाम सुना है? कॉन्टेक्स्ट जो आजकल चल रहा है उसी में हम ये नाम सुनते हैं ज्यादातर। जो है वो रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उस हवाले से। ओके। और मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि सामंत गोयल भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ हैं। ओह सॉरी, ये तो आपने मुझे फंसा दिया जनाब। जी जी जी, बिल्कुल फंसा दिया है और जानबूझ के फंसाया है। आप ही को नहीं फंसाया है, बल्कि ये प्रोग्राम देखने वाले, सुनने वाले तमाम लोगों को फंसाया है। इसी में शायद हमारा आज का मौजू भी है। क्योंकि मैंने दोस्तों, समझा कि ये जो आजकल वहां पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ना, वो हिंदू मुस्लिम दूसरा तीसरा उसमें कोई लीडर होगा। मेरे जहन में ये आया था। खैर एनी हो। जी, अच्छा। जी, जी। सच बात बताऊँ तो मुझे भी नहीं पता था और हो सकता है कि मैं गलत भी हो जाऊँ। मैंने जल्दी-जल्दी मैंने चेक किया जाके गूगल पे कि भाई रॉ का चीफ कौन है? तो मेरे नाम जो सामने आए रिजल्ट में वो था कि सामंत कुमार गोयल नाम का कोई शख्स है, जो रॉ का चीफ है। हो सकता है कि उसके बाद कोई तब्दीली होगी, मैं नहीं जानता, पर मैंने अभी बस 1 मिनट पहले ये चेक किया और फिर मैंने सोचा कि आज के प्रोग्राम का आगाज़ इसी बात से करते हैं। तो इससे एक बात निकल कर आती है कि ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है कि ये रॉ किस बला का नाम है और इसका जो चीफ है उसका क्या नाम है। ये बात शायद हैरान करने वाली हो पाकिस्तान से हमारे जो दोस्त हैं उनके लिए, क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जो बहस हो रही है कि जी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई का अगला चीफ कौन होगा, और पूरी सियासत जो है वो उसी के इर्द गिर्द मंडरा रही है। सारे पॉलिटिशियंस इसी काम पर लगे हुए हैं, जैसे मानो कि मुल्क में कोई और काम बचा ही नहीं है। बशानी साहब, आपसे एक दरखास्त है कि हमें ये बताएं कि आखिर ये डीजी आईएसआई की अपॉइंटमेंट को लेकर इतना ज्यादा वहां पे कंट्रोवर्सी किस बात की है, और ये भी बताएं कि क्या ये ऐसी कोई बात होनी चाहिए जिसे लेकर पाकिस्तान की आवाम में, वहां की सियासत में जो भूचाल आया हुआ है। जी। देखें जी, पहली बात यह है कि ये जो आपने क्वेश्चन किया ना, ये सिर्फ भारत स्पेसिफिक नहीं है, सिर्फ कि राह का सरबराह कौन है। बल्कि दुनिया की जितनी जमहूरियतें हैं उनके जो बड़े बड़े जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके सरबराह का नाम किसी को नहीं पता। मसलन अब मैं मजीद अपनी जहालत डिस्प्ले नहीं करना चाहता, लेकिन आई डोंट नो हु इज द चीफ ऑफ CIA। बिकॉज आई हैव नथिंग टू डू। मैं एक एनालिस्ट हूँ, मैं पॉलिटिक्स पढ़ता हूँ, चीज़ों को देखता हूँ। मुझे जाहिर है ये कि कौन से इदारे का कौन सरबराह है मेरे रेलिवेंट हैं, लेकिन वो चूंकि इस सारे कहानी में इरेलीवेंट है कि कौन है। हम्म। मैंने अमेरिका का तजिया करना है तो मुझे ये जानना जरूरी नहीं कि उसका चीफ कौन है CIA का। चूंकि जो भी चीफ होगा, अमेरिका की पॉलिसी मुझे देखनी होगी कि वो कैसे है, और वो वही रहेगी, उस पर वो असरअंदाज नहीं हो सकता। यही बात आप फ्रेंच इंटेलिजेंस एजेंसी या KGB या जो भी और दूसरे मोसाद या बड़ी बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन पे सादर आती है। पाकिस्तान का ये अलमिया क्यों है? बिल्कुल एक सिंपल सी बात है। वैसे मैं आपको बता दूं कि राह के दो तीन चीफ के नाम मैं भी जानता हूं, जिन्होंने वो किताबें लिखी या बड़े बड़े दावे किए या इस तरह के इकदाम उठाए, चूंकि एक पॉलिटिकली एक्सपोज है, आप उनको कह सकते हैं। लेकिन ये जो पाकिस्तान की हिस्ट्री है, इसमें सबसे ज्यादा जो रोल रिसेंट हिस्ट्री में एटलीस्ट फॉर लास्ट 4 डेकेड्स जिसने प्ले किया वो ISI है। और वो रोल पॉलिटिक्स में प्ले किया। अलग बात है कि उनके जो आइडियोलॉग हैं वो कहते हैं कि नहीं जी, उसने इंटरनेशनली बहुत बड़ा रोल प्ले कर दिया। अब मैं ये पढ़ रहा था एक आर्टिकल जिसमें वो साहब लिखते हैं कि जनाब हमने सोवियत यूनियन को शिकस्त दी, उसके बाद अब अमेरिका को शिकस्त दी तालिबान के जरिए, पहले ही अफगानों के जरिए सोवियत को शिकस्त दी थी। और ये सारा क्रेडिट वो देते हैं इंटेलिजेंस सर्विसेज को, और स्पेसिफिकली
इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, जिसको आप ISI कहते हैं। तो ये तो उसका एक्सल काम है या एक्सटर्नल जो उसकी सर्विसेज हैं वगैरह वगैरह, लेकिन जो इंटरनल काम किया उस पर कोई लिखता नहीं। उस पर 2-4 जर्नल जो थे उन्होंने को अपने इंटरव्यू दे दिए और बड़ी तफसील से दे दिए, जिसकी वजह से ये एक्सपोज हुए कि इनको फॉर एग्जांपल इंटरनल पॉलिटिक्स में जो काम नहीं करना चाहिए था वो करते रहे, माजी में इस तरह होता रहा। और ये सियासतदानों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया। जो लोग इसकी हिस्ट्री से वाकिफ हैं उनको पता है। और आपको भी याद होगा कि बेनजीर भुट्टो ने एक दफा एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर को जो है वो बना दिया था ISI चीफ। अब ISI बेशक अंडर जो है वो वजारत दाखिला हो या प्राइम मिनिस्टर के अंदर आती हो, लेकिन बुनियादी तौर पे वो मिलिट्री का एक विंग है, मिलिट्री के अंडर है। तो उसका चीफ रिटायर्ड कैसे हो सकता है? इसकी वजह क्या थी कि सियासतदानों को ये एक 100% यकीन होता था कि जो मिलिट्री बासिस हैं वो थ्रू ISI अपना सारा खेल खेलते हैं। और अगर ISI चीफ उनकी बात सुनने वाला है तो फिर समझ लें पूरी एजेंसी उनकी है, और अगर पूरी एजेंसी उनकी है तो समझ लें हम पॉलिटिक्स में नहीं है। अगर पाकिस्तान के एक पार्लियामेंटेरियन को कोई झूठा फेक ISI की तरफ से फोन कर दे कि तुम पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चले जाओ, तो वो वेरीफाई करने की भी जहमत गवारा नहीं करेगा। जिसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि एक बाकायदा जो है एक एक्सेप्टेड ट्रूथ ये है कि अगर ISI चाहे तो वो इलेक्शन में वोटिंग कोई हो, ये डजेंट मैटर के लोग किस लीडर को पसंद करते हैं, किस कैंडिडेट को पसंद करते हैं, वो मैनिपुलेशन के ऐसे रास्ते ढूंढ सकते हैं कि वो कैंडिडेट ही उठा के एक पार्टी से दूसरे में डाल देंगे। ठीक है, आपका रुझान उस तरफ है तो होता रहे, जब कैंडिडेट ही चला गया। तो जब इस हद तक, और ये कोई मैं कोई आपको अफसानवी कैसे नहीं सुना रहा हूँ, ये हकायक हैं जिसका सामना बार बार मेरी आंखों के सामने। और दिस इज नॉट ए हिस्ट्री विच वी रीड, दिस इज द हिस्ट्री विच वी विटनेस्ड। इसमें आप नवाज शरीफ के 2 अदवार देख लें, बेनजीर भुट्टो के 2 अदवार देख लें, अभी रिसेंट जो वहां पे हो रहा है वो सारे देख लें, तो उसमें आप ये देखेंगे कैसे रातों रात एक जीतने वाली पार्टी जो है वो लूजर बन जाती है और एक लूजर पार्टी जो है वो विनर के तौर पे उभर के सामने आती है। तो उसकी वजह ये नहीं होती कि लोगों को जाके घरों पे दरवाजे खटखटा के बताया जाता है कि आप इसको वोट दें या उसको वोट दें। उसमें प्री इलेक्शन रिगिंग जो है, मसलन जो कैंडिडेट लेके भाग जाने का लैंडस्लाइड होती है, वो जिसको कहते हैं परिंदे उड़ना शुरू हो जाते हैं। और जब परिंदे उड़ना शुरू हो जाते हैं तो बात ही उसके साथ साथ फिर पब्लिक भी देख लेती है कि ये परिंदे, मसलन आज जो परिंदा वहां पे बैठा हुआ है रोज काई काई करता है, कल वो परिंदे की उड़ान अगर किसी और तरफ हो जाए तो अवाम भी समझ जाएंगे कि अब हालात का रुख उधर है, क्योंकि ये परिंदा उधर उड़ गया। तो इन हालात में जनाब ये एक बहुत सीरियस इशू है कि ISI का चीफ कौन है। दिस इज नॉट ए जोक और ए स्मॉल थिंग। ये आपकी हुकूमत चलने या ना चलने, आपके फ्यूचर के इलेक्शन लड़ने, जीतने या हारने के फैसले करने की बात है, एज फार एज मैं समझाऊं इसको। अगर आगे जाके आप इमरान खान से जोड़ के डिस्कस करना चाहें तो इसमें मजीद क्लैरिटी आएगी कि जी, कैसे है ये। बिल्कुल। इमरान खान साहब पिछले 3 साल से ये कहते आए हैं कि पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि सिविलियन हुकूमत और फ़ौज एक ही पेज पर है। तो जब एक ही पेज पर है, फ़ौज के जो हेड हैं जनरल बाजवा, उन्होंने एक नया DG ISI अपॉइंट किया, जिस पर इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने, इमरान खान साहब ने खुद ने एक ऑब्जेक्शन करते हुए कहा कि नहीं, इस तरह से अपॉइंटमेंट नहीं होगी, मैं फैसला करूंगा कि कौन होगा। वैसे फैसला तो उन्हीं का बनता है, लेकिन अगर हम एक ट्रेडिशन के तौर पे देखें तो आर्मी चीफ अपॉइंट करते हैं कि आने वाला DG ISI कौन होगा, जिस पर गवर्नमेंट भी अपनी मोहर लगा देती है। जाहिर सी बात है वो उनका डोमेन नहीं है, लेकिन खान साहब ने ये आवाम को बताया कि नहीं, मैं इंटरव्यू करूंगा जो भी कैंडिडेट होंगे और उसमें से सिलेक्ट करूंगा। तो उनके जो चाहने वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि खान साहब वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने आकर और सिविलियन सुप्रीमेसी को कायम किया है। और एक तबका ये भी है जो ये कहता है कि खान साहब चाह रहे थे कि उन्हें जनरल फैज को, जो कि मौजूदा DG ISI हैं,
वो उनको बरकरार रखें ताकि उनके ज़रिए कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो उनकी ख्वाहिश थी कि वो कर सकें, वो शायद नहीं हो पाती अगर एक नया डीजीआईएसआई आ जाता है तो। ये वो तमाम बहस है जो पाकिस्तान में इस वक़्त हो रही है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें जी, इसका सिंपल जवाब ये है कि इमरान खान जो है ना, के साथ जो लोग हैं वो उनके सियासी वर्कर नहीं हैं, बल्कि उनके फैन हैं। बुनियादी तौर पे वो सब उनके फैन हैं, जिसको डाई हार्ड फैन कहते हैं। और जो क्लास उनके इर्द गिर्द जमा हुई है वो मोस्ट पॉलिटिकली अनट्रेंड किस्म के लोग हैं, जिनका सियासत से ना कभी ताल्लुक रहा है ना है, ना वो सियासत पढ़ते हैं, ना सियासत के बारे में वो गहराई से जानते हैं। तो वो उनके जो बड़े बड़े ब्लंडर भी होते हैं ना, उनको ऐसे बयान के पेश करते हैं जिस तरह अब ये काम है तो इसको भी उन्होंने सिविलियन बालादस्ती के साथ जोड़ दिया। हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। और खान साहब जो है, आईएसआई चीफ की अहमियत जो है पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में खान साहब से ज्यादा कोई नहीं जानता। 20 साल तक वो सूखे दरख्त के नीचे बैठे रहे, और उस सूखे दरख्त से उठ के तो सिर्फ वो एक जगह जाते थे, वो था जनरल गुल हमीद, या उसके जो अ, दूसरे लोग इर्द गिर्द जमा होने वाले लोग थे उनके पास जाते थे। और उनको ये पता था कि इन लोगों के बगैर पाकिस्तान में ना हुकूमत किसी को दी जा सकती है, ना किसी से छीनी जा सकती है। उस 20 साल के तजर्बे को उन्होंने डिस्प्ले किया जाके इस्लामाबाद में कंटेनर पे चढ़ के, जहां पे पता नहीं कितने दिन तक वो अंपायर की अंगुली उठाने की पब्लिक में सामने बात करते रहे। वो अंपायर दायरा कौन था, वो तो हर आदमी को पता है। और वो सारे इस प्रोसेस के अंदर जो इलेक्शन जीते, आपके सामने दूसरी पार्टियों के कैंडिडेट इलेक्टेबल्स जो थे वो रातों रात भाग के उनके पास आए। एट ऑलमोस्ट लाइक 65 कैंडिडेट डिस्प्लेस हुआ। मैं उसको डिस्प्लेस ही कहूंगा, क्योंकि वो बेचारे रात को सामान उठा के उनको भागना पड़ता है। कई दफा उनको खबर ही नहीं होती कि कल हमारी पार्टी दूसरी होगी। वो सारी जो अथल पथल हुई, मैनिपुलेशन हुई प्री इलेक्शन, वो सारी सामने है। और उनको इस बात का पता है, इज नॉट ए फूल, कि मैं इलेक्शन कैसे जीता हूं। और उसको पता है कि जब हवा चलती है तो ये जो मेरे इर्द गिर्द खड़े हैं ये किस तरह हवा से मुतासर होते हैं। तो इसलिए अब उनका जो अमालनामा है उसमें अब इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें पेश करने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो अमालनामा लेके इलेक्शन में जाएंगे तो जाहिर है जीरो से नॉकआउट होंगे, बिल्कुल क्लियरली। उसकी वजह यह है कि एक भी चीज ऐसी नहीं है वो जो जाके अवाम में पेश कर सकें कि जनाब मैं आपसे इतने गहरे वादे करके, इतने बड़े बड़े दावे करके आया था, तो ये लें, मैंने चले इतने रोजगार दे दिए, मैंने इतने घर बना दिए, मैंने जो है वो ये काम कर दिया। सवाए मुल्क में महंगाई, जिल्लत, बेरोजगारी और लोगों की जिंदगी में मुश्किलात के और कोई चीज है ही नहीं उनके रजियों में उनके अमालनामे में जिसको वो पेश कर सकें। लिहाजा वो अब जो रवायती टैक्टिसेस हैं वो इस्तेमाल करेंगे, जिसमें से एक टैक्टिस ये है कि आईएसआई चीफ कौन है। चूंकि वो उड़ान लेने वालों पे नजर रखेगा और उड़ान लेने वालों को या उड़ान लेने पे मजबूर करेगा या रहने से रोकेगा। हुँ। इसी तरह जो है वो जो सैम पेज वाली कहानी है, सैम पेज वाली कहानी कोई सच्ची ना भी हो तो उसके फायदे हैं कि जब आप कहते हैं कि हम और पाकिस्तान मिलिट्री एक ही पेज पे हैं, तो उससे अवाम और राय आमा पे फर्क पड़ता है। क्योंकि अवाम को बहुत ही डिप्रेसिंगली ये बावर करा दिया गया है, यकीन दिला दिया गया है कि फौज के बगैर इस मुल्क में पत्ता भी नहीं हिलता। फौज अगर चाहेगी तो कोई इलेक्शन जीतेगा, नहीं चाहेगी तो कितना पॉपुलर क्यों नहीं है उसका हैशर हम कर देंगे इबरतनाक किस्म का। तो इसलिए उनके जो है वो नजरें थी इस तरह की कि आइंदा इलेक्शन में हमारा चीफ होगा, आईएसआई चीफ हमारा होगा, मिलिट्री चीफ हमारा होगा, इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन हमारा होगा, नैब का चेयरमैन हमारा होगा। और ये ताकत और खौफ के जितने कॉरिडोर्स हैं, इनके अंदर फिरने वाले प्यादे, उनके अंदर फिरने वाले बादशाह, ये सारे हमारे होंगे तो इलेक्शन हम जीतेंगे। जबकि उनके लिए बैड न्यूज आ गई। अब ये कहना कि जी वो उनको ये हो गया, उनको बताया ही नहीं गया। अब तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने टीवी पे सुना कि आईएसआई चीफ जो है वो ये हो गया है।
हालांकि उन्होंने एक जो है वो जनरल बाजवा साहब को ये बताया था कि जनरल फैज हमीद को रहने दिया जाए, और फिलहाल हमें उनकी ज़रूरत है, हालात कुछ ऐसे हैं वगैरह वगैरह, तो वो ये बिलीव करते थे कि उनको रहने दिया जाएगा। और जाहिर है उनके जहन में एक फ्यूचर का स्केच था, चूंकि ये वो जनरल साहब थे जिन्होंने माजी में उनको यहाँ तक लाने में एक कलीदी रोल प्ले किया, और ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं है। तो इन चीज़ों के सामने जब रखते हुए उनको टीवी से ये खबर मिले कि जनाब ये तो बिल्कुल उसके उलट हो गया, तो उनको पता चल गया कि अब हवा मेरे मुखालफ चलनी शुरू हो गई, ये पत्ते हवा देना शुरू हो गए, जिसका दूसरा मतलब ये है कि इक़्तिदार के बारे में भूल जाएं। अब हुँ। ये उम्मीद रखना भी मुश्किल हो जाएगा कि आप कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी बन सकते हैं या नहीं, और अगर बनेंगे तो क्या असेंबली में उनको कोई दाखिल होने देगा? जो उनका रवैया रहा है 3 साल तक असेंबली के साथ, तो क्या उनको कोई एज ए असेंबली मेंबर असेंबली के अंदर भी जाने देगा या नहीं? तो इन हालात में ये एक बड़ा स्केरी किस्म की उनके लिए सिचुएशन बन गई थी, और जाहिर है कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये जो बोझ उठाया हुआ था 3 साल से, अपना क्रिएट किया हुआ बोझ, अब उससे जान छोड़ाना भी उनका काम है। और एस्टेब्लिशमेंट ये करती आई है गुज़श्ता 40 सालों से कि वो एक लाइबिलिटी को पालते हैं, जब वो देखते हैं कि लाइबिलिटी उनके एसेट को क्रॉस करने शुरू हो गई है तो वो उसको फिर डिच करके दूसरी की तरफ जाते हैं। तो ये कहानी थी जिसमें कोई फलसफा नहीं है, कोई राज नहीं है, जिस तरह इसको इंटेलेक्चुअलाइज बना के पेश किया जा रहा है। ये सिंपल जो है पावर स्ट्रगल है विद इन मिलिट्री और विद इन एस्टेब्लिशमेंट, जिसमें कि एस्टेब्लिशमेंट अब ये समझती है कि हम ज़रूरत से ज़्यादा बदनाम हो गए, हमने लिमिट क्रॉस कर दी है, और अवाम जागना शुरू हो गए, जिसमें एक सबसे बड़ा रोल जो है नवाज शरीफ के बयानिए ने प्ले किया है। वो बयानिया दिन ब दिन जो है वो कमज़ोर होने के बजाय ताकतवर होना शुरू हो गया है। जो मैसेज है एस्टेब्लिशमेंट के लिए कि आप जो भी कर रहे हैं ठीक नहीं कर रहे। और ये आप देखें कि जनरल मुशर्रफ से ज़्यादा पॉपुलर कोई जर्नल उन मानों में कभी नहीं था जिस वक्त वो था, लेकिन उसके खिलाफ जब ये हवा चली थी इन्हीं बुनियादों पे, तो उसका असर लोगों ने देखा था। चूंकि अवाम बहरहाल अवाम है, तो इस हिसाब से जो है मैं तो इसको बिल्कुल एक सिंपल किस्म का जो है वो पावर स्ट्रगल समझता हूँ। जी, उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज 18th ऑफ अक्टूबर को इस बात का ऐलान हो जाएगा कि नए डीजीआईएसआई कौन होंगे। एक तरफ नदीम अंजुम हैं जिनको पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सेलेक्ट किया है, तो दूसरी तरफ कोई नया चेहरा हो सकता है, या हो सकता है जनरल फैज़ हमीद ही हों जिनके पीछे इमरान खान साहब हैं। आपका क्या ख़्याल है? जितना मैं समझता हूँ पाकिस्तान की फ़ौज को, उन्हें इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ मचती है जब उनके मामलात में कोई दखल-अंदाज़ी करने की कोशिश करता है। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो डेडलॉक है, किस तरफ आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है? और अगर इमरान खान साहब की बात यहाँ नहीं मानी जाती है, तो फिर उनकी सियासत पर इसका क्या असर पड़ेगा? डोंट यू थिंक कि वो काफ़ी कमज़ोर दिखाई देंगे अवाम की नज़रों में? और अगर अगर ऐसा कुछ होता है, तो उनकी जो पॉपुलैरिटी है, उसमें भी बहुत बड़ा एक उसको डेंट पहुँचेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है जनाब, वो बिल्कुल अगर ये उनकी मर्जी के बरक्स जो है वो रिजॉल्व हो जाए, तो उनकी पॉपुलैरिटी अवाम के अंदर और उनकी जो ख्वाहिशात हैं पावर को रीगेन करने की, उसको बहुत बड़ा धचका लगता है। और ये एक बिल्कुल ऐसा दीवार पे लिखी हुई बात है कि जिसको वो किसी तरीके से भी बीट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि जाहिर है जो पावर के कॉरिडोर्स हैं वो उनको पता है कि उनके अंदर जो डिसीजंस होते हैं वही इम्प्लीमेंट होते हैं ऑन ग्राउंड। तो इसीलिए तो उनको इस बात पे बहुत ज़्यादा जो है वो रिएक्शन उन्होंने दिया है। और अब ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा उनके हाथ से भी निकल गया है, क्योंकि उसका फिर काउंटर रिएक्शन भी काफ़ी उन्होंने भी सख्त दिया है। मेरे ख्याल में जो कम्युनिकेशन हुई है दोनों कुव्वतों के दरमियान, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो मामूल की कार्रवाई है, आपसे हम क्या पूछते या आपको क्या समरी देते वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो बेसिकली चीज़ ये है जी कि ये सारी गेम जो है आइंदा इलेक्शन की है। जो अंदर की खबरें हैं उसमें जो तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े लीडर हैं
वो लोगों को प्राइवेट महफिलों में ये बताते हैं कि हमारा फौज के साथ ये तय हो गया है कि हम 2028 तक जो है कहीं नहीं जा रहे, बल्कि हमने हुकूमत करनी है, क्योंकि हमारे जितने प्रोजेक्ट हैं वो उससे पहले कंप्लीट नहीं होते, और हम चले गए तो ये प्रोजेक्ट जो है ये खत्म हो जाएंगे। हालांकि प्रोजेक्ट की सिर्फ ये है कि आईएमएफ की शराइत मानते चले जाओ, इसके अलावा कोई प्रोजेक्ट इस वक्त पाकिस्तान में कहीं चल नहीं रहा है। इवन जो चल रहे थे जैसे सी पैक प्रोजेक्ट है या इस तरह का है वो बंद पड़े हैं। लेकिन बहरहाल चूंकि अवाम को उन्होंने बेवकूफ़ बनाना है और उस हिसाब से वो चल रहे हैं, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। इवन तो अब इसको अगर रिजॉल्व भी कर दिया जाता है तो वो बहुत हद तक एक्सपोज हो गए, और ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका है और उनकी पॉपुलैरिटी के ग्राफ पे जो है बड़ा फर्क पड़ेगा। आज आपने वक्त दिया बशानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे फिर बात होगी। थैंक यू सर। थैंक यू जनाब।